हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सर आप जेनेटिक्स पे अपनी वीडियोस जल्द से जल्द बनाएं ताकि हमें स्टडी करने में और हमें समझने में हेल्प आउट हो जाए और हम अपनी पीएमसी की तैयारी अच्छे से कर सकें, एंट्री टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज सोचा कि आज से जेनेटिक्स पे काम करना स्टार्ट कर दूं मैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सब शुक्रगुज़ार हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना मेरे वीडियोस को लाइक किया और सब्सक्राइब किया आप लोगों ने, और इतने अच्छे व्यूज़ दिए, रिव्यूज़ दिए। अच्छा, तो बेसिकली मैं जो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जेनेटिक्स में, देखें जेनेटिक्स एक ट्रिकी टॉपिक है, ट्रिकी सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में जो है कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जिन बच्चों को जेनेटिक्स डिफ़िकल्ट लगता है, आई थिंक उसका जो मेन रीज़न है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है थ्रू आउट माय टीचिंग एक्सपीरियंस, वो ये है कि बच्चों को जेनेटिक्स के जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जो टर्म्स होती हैं, उनका पता कम होता है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। जब तक जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजीज़ को, एक-एक वर्ड को आप अच्छे से समझोगे नहीं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपको जेनेटिक के कॉन्सेप्ट्स, जेनेटिक के रूल्स, लॉज़, ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो उस हिसाब से मैंने फ़र्स्ट समझा कि आप जो पहला मैं जेनेटिक्स पे वीडियो बनाऊँ, वो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी पे हो, जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट, हर एक वर्ड के कॉन्सेप्ट पे हो। जैसे हमें ये वर्ड्स समझ में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें जेनेटिक्स के रूल्स, उसके फिनोमिनास और उसके लॉज भी समझ में आ जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सो जेनेटिक्स is worth to define here that what is genetics. Genetics is the study of principle to understand the transmission of traits, characters from one generation to the next. जेनेटिक्स क्या है? स्टडी है उन प्रिंसिपल, उन लॉज की जो हमें ये समझने में हेल्प आउट करते हैं कि किस तरह से ट्रेट या कैरेक्टर जो जिसमें पेरेंट्स में होते हैं, एंसेस्टर्स में होते हैं, वो किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन और टू द ऑफस्प्रिंग। तो इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड हाउ दे आर ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमें पता है कि जीन ही वो एलिमेंट है जो ट्रेट बनाता है, कैरेक्टर बनाता है। तो जब हम जीन्स की स्टडी करते हैं और किस तरह से वो ट्रांसमिट होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन, इस चीज़ की स्टडी को भी हम जेनेटिक्स कह सकते हैं। हम इन दोनों तरीक़ों से जेनेटिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है जो आप हमारे बुक में है, कि हमारे बुक में टाइटल है जेनेटिक्स एंड वेरिएशन का, हेरिडिटी एंड वेरिएशन का। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन बेसिकली क्या है? वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस। अब हमें पता है कि हम स्पेशी तो एक होते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी वेरिएबिलिटीज़ होती हैं, हमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, और उन डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशंस क्या हैं? द डिफरेंसेस सीन अमंग प्रोजेनी caused during transmission of genes or characters into the next generation। तो जब भी जो कैरेक्टर या जीन ट्रांसफ़र हो रहा होता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो अपना पैटर्न, जिस पैटर्न से ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उस पैटर्न, ट्रांसफरिंग पैटर्न के ज़रिए कुछ कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं या कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, और वो डिफरेंसेस उस प्रोजेनी में नज़र भी आना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इसको हम उन डिफरेंसेस को वेरिएशन कहते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स और वेरिएशन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखें, हमारे कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स जैसे लगते हैं। हमारे कुछ कैरेक्टर्स अपनी मदर जैसे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमारे अपने फादर जैसे होते हैं। बस अब हम कह सकते हैं कि भाई किसी बच्चे का जो स्किन कलर है वो उसकी मदर पे है, मदर पे गया है कुछ, और एक उसी बच्चे का जो उसकी जो हाइट है वो उसके अपने फादर पे गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके फादर, उस बच्चे के अंदर उस फादर की क्या चीज़ आई है? हाइट का कैरेक्टर आया है, उस मदर का स्किन कलर का कैरेक्टर आया है। ठीक है, हो सकता है कि फादर हाइट में बड़ा था, ठीक है, और स्किन कलर उसका डिम था। उसकी मदर हाइट में छोटी थी और उसका स्किन कलर क्या था? लाइट था। लेकिन बच्चा जो है उसमें क्या है? वो लाइट स्किन कलर का, लेकिन
लेकिन टॉल हाइट का बच्चा पैदा हुआ है, तो इट मीन्स उस बच्चे में ये दोनों कैरेक्टर्स अपने फादर और मदर से ट्रांसमिट हुए हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी, इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। लेकिन उस बच्चे में वेरिएशन भी आया है, ना वो एग्जैक्टली अपने फादर जैसा है ना एग्जैक्टली अपनी मदर जैसा है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो डिफरेंट बच्चा पैदा हुआ है, ये डिफरेंस बेसिकली इस बच्चे में वेरिएशन है, या हम कैसे, हमें पता है जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ जीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीन क्या है। अच्छा, तो जीन जो है, जीन को हम अगर डिफाइन करें तो जीन क्या है? जीन इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हम इसको ऐसे, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये हेरिडिटी का यूनिट है। ठीक है, अच्छा, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी बेटा हम ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, विरासत, जैसे किसी मिल्कियत की विरासत होती है, तो हमेशा मिल्कियत की विरासत जो होती है वो आबा व अजदाद से, बाप दादा से उनके बच्चों को ही मिलती है। ठीक है, इसी तरह से जीन वो मॉलिक्यूल है, जीन वो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जब हम बात करते हैं किसकी, हेरिडिटी का यूनिट हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट्स के थ्रू डीएनए ट्रांसफ़र होता है, और ये जीन डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, पीस है। ठीक है, जो डीएनए जब ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो जीन उसके साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, यूनिट ऑफ हेरिडिटी तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जीन एक्चुअल है क्या? जीन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ओके, सो दूसरे तरीके से जैसे हम जीन को डिफाइन कर सकते हैं, तो जीन क्या है? जीन इज स्पेसिफिक sequence of DNA that codes for protein। तो जीन डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो किस चीज़ को, जो प्रोटीन को कोड करता है, यानी कि जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की। तो एक जीन जब कोई एक प्रोटीन बना, डीएनए का वो टुकड़ा, वो सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाएगा, तो उस टुकड़े को, उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? उसको हम जीन कहेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा, अब ये जो जीन होता है ये डीएनए पे मौजूद होता है, ये याद रखिएगा आप, और डीएनए क्रोमोसोम में होते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम पे एक जीन होता है। हम अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो हमारे पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, और 2 क्रोमोसोम पे कितने जीन्स होंगे? 2 जीन्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक क्रोमोसोम का दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, यानी कि एक क्रोमोसोम की जो एक्स्ट्रा कॉपी होती है उसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। लाइकवाइज अगर एक क्रोमोसोम पे जीन है, तो दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जो वही जीन मौजूद होगा, तो वो जीन उसका अलील कहलाएगा। जैसे एक क्रोमोसोम का दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाता है, दूसरी कॉपी, तो एक जीन की दूसरी कॉपी अलील कहलाती है। फास्ट अब हम कह रहे हैं कि ये एक क्रोमोसोम है और ये एक दूसरा क्रोमोसोम है जिसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। अगर इस क्रोमोसोम पे जीन ए है और जीन बी है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में भी उसी जगह पे जीन ए भी होगा और जीन बी भी होगा। ठीक है, तो इस जीन के लिए ये वाला जो जीन है जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे मौजूद है, ये इसका अलील कहलाएगा। और इस जीन पे ये जो, इस क्रोमोसोम पे ये जो जीन बी है, तो दूसरे क्रोमोसोम पे ये जो जीन बी है, ये इस जीन बी का ये अलील कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो अलील क्या है? अलील इज पार्टनर ऑफ जीन, अलील इज सेकंड कॉपी ऑफ जीन। ठीक है बेटा, अच्छा, यहाँ पे तो मैंने जो 2 अलील्स बनाए हैं, ये जो 2 जीन्स बनाए वो एक जैसे ही बनाए हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली अलील जो होता है वो जीन की अल्टरनेट वर्जन होती है। फर्स्ट हम कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम पे अगर जीन ए और बी है, तो दूसरे क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर भी जीन ए और बी होगा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल ए है तो यहाँ पे स्मॉल ए होगा, यहाँ पे कैपिटल बी है तो यहाँ पे स्मॉल बी होगा। देखें, हैं तो दोनों है, लेकिन ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। ये भी दोनों बी है, लेकिन ये कैपिटल है, ये स्मॉल है।
ठीक है। इस तरह से कभी कभी हम कह सकते हैं कि जो अलील होता है वो सी जीन की अल्टरनेट वर्जन होता है। देखें ये भी ए ही है लेकिन इस ए का अल्टरनेट वर्जन है। तो हम अलील को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज सेकंड कॉपी और अल्टरनेट वर्जन ऑफ जीन, वर्जन ऑफ जीन। तो अलील क्या है? इट इज सेकंड कॉपी और अल्टरनेट वर्जन ऑफ जीन। डोमिनेंट अलील, allele can be dominant and allele can be recessive। अच्छा, डोमिनेंट allele क्या होता है? डोमिनेंट allele an allele that express itself in heterozygous condition। हम कहें कि हमारे पास दो अलील साथ में आ जाएं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये भी अलील है, ये भी अलील है, कैपिटल ए भी अलील है, स्मॉल ए भी अलील है। ठीक है, अब ये दो अलील हमारे पास साथ में आ गए। हम कैपिटल ए को डोमिनेंट कह रहे हैं फॉर सपोज और स्मॉल ए को रिसेसिव कह रहे हैं। हमने कहा जब ये दोनों अलील साथ में आ जाएं, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो दो जीन्स की कॉपी साथ में होती हैं, तो ये वाला जो अलील है ये खुद को शो करेगा, ये वाला अलील खुद को शो नहीं करेगा, ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि दोनों डिफरेंट अलील्स हैं, इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर कोई अलील खुद को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। फॉर सपोज अगर जीन ए रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलर, कौन सा कलर? कलर ब्लैक। ठीक है, तो इस जीन की हमारे पास दो कॉपीज़ हैं, एक डोमिनेंट कॉपी और एक रिसेसिव कॉपी। जहाँ पे भी ये कैपिटल ए होगा वहाँ पे कलर ब्लैक शो होगा। ठीक है, और जहाँ पे ये स्मॉल ए होगा वहाँ पे कलर कौन सा शो होगा? ब्लैक कलर शो नहीं होगा। लेकिन जब ये दोनों साथ में आएंगे और कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ मौजूद होगा तो कैपिटल ए कलर शो करेगा, कलर बनेगा ब्लैक। ठीक है, और स्मॉल ए फॉर सपोज लेट सपोज कि एक दूसरा कलर बना रही थी, स्मॉल ए कलर बना रही थी वाइट, तो कैपिटल ए कलर बनाएगा ब्लैक और स्मॉल ए कलर बनाएगी वाइट। ठीक है, तो अगर ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों साथ में आ जाएंगे, ये अलील और ये अलील दोनों साथ में आ जाएंगे, तो सिर्फ कैपिटल ए खुद को शो करेगा, ब्लैक कलर शो होगा, वाइट कलर शो नहीं होगा। तो खुद को किसने शो किया? कैपिटल ए ने, इस अलील ने। तो ये अलील इस अलील पे डोमिनेंट हो गया, इस वजह से इसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। किस चीज़ में? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन सी होती है? जब दोनों डिफरेंट अलील साथ में आते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा अलील, ये जो स्मॉल अलील था, स्मॉल ए वाला, ये अलील खुद को हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो नहीं कर पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिसेसिव अलील। ठीक है, अब रिसेसिव अलील को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एन अलील which cannot express itself in heterozygous कंडीशन। तो यहाँ पे हमने देखा ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। जब कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ होगा तो कैपिटल ए खुद को शो करेगा, ब्लैक कलर शो करेगा, स्मॉल ए वाइट कलर शो नहीं करेगी। तो कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनेट हो गया, इसने खुद को एक्सप्रेस किया, ये बन गया डोमिनेंट अलील। स्मॉल ए कैपिटल ए के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, अपना कलर नहीं शो कर पाई, इस वजह से ये हो गया रिसेसिव अलील। ठीक है बेटा, या हम कह सकते हैं कि डोमिनेंट अलील जो होता है वो रिसेसिव अलील के एक्सप्रेशन को हाइड कर देता है। ठीक है, और रिसेसिव अलील वो होता है जो डोमिनेंट अलील के सामने अपने आप को शो नहीं कर पाता। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील आई हैव। ओके बेटा, उसके बाद है हमारे पास
एक टर्म है लोकस, जो कि सिंगुलर वर्ड होता है, और इसका प्लूरल होता है लोसाई। ठीक है, ये क्या होती है? क्रोमोसोम के ऊपर, फर्स्ट ऑफ हम कह रहे हैं कि ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह पे कोई जीन मौजूद होता है, उस जगह को, उस पॉइंट को, उस लोकेशन को हम लोकस कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या है? प्लेस और पोजीशन, प्लेस और पोजीशन वेयर जीन्स और alleles आर लोकेटेड। तो जहाँ पे जीन और अलील मौजूद होता है उसको हम, क्रोमोसोम के ऊपर वो जगह जहाँ पे जीन या अलील मौजूद होता है उसको हम लोकस कहते हैं। ओके बेटा, our next term is genome. So what is genome? Genome is sum of all genes or chromosome present in a species. किसी भी स्पेशी के अंदर जितने भी टोटल जीन्स होते हैं उसके, या जितने भी टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको हम उसका जीनोम कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशी इज कॉल्ड इट्स जीनोम। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमें ह्यूमन स्पेशी में, होमोसेपियंस में, कि जो स्पेशी क्रोमोसोम नंबर है वो है 46। सो 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स इज आवर जीनोम। हमारी ह्यूमन स्पेशी का 46 क्रोमोसोम जो होता है वो उसका जीनोम होता है। और मोर और लेस 35,000 जीन्स है हमारे पास। इन 46 क्रोमोसोम में कितने जीन्स होते हैं? 35,000 जीन। तो ये 35,000 जीन हमारा जीनोम कहलाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बेटा, ये हमारे स्पेशीज, टोटल स्पेशी के अंदर जितने भी जीन्स और क्रोमोसोम होते हैं उसको हम जीनोम कहते हैं। और स्पेशी के अगर आप एक भी मेंबर को एज ए सैंपल उठाओ, फॉर सपोज अगर मैं इस स्पेशी का मेंबर हूँ, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मेरे पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे, मेरे पास भी 35,000 जीन्स होंगे। हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल जीन्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए स्पेशी आर सम ऑफ ऑल जीन्स और क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। तो किसी भी इंडिविजुअल के पास जो जितने टोटल जीन्स होते हैं वो उसको हम उसका जीनोम कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चों को कंफ्यूज करती है वो है डिफरेंस बिटवीन जीनोम एंड जीन पूल। एक और टर्म इससे जो मिलता जुलता है वो है जीनोम से जीन पूल। अच्छा, जीन पूल का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे जीन पूल और जीनोम को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये एक ही चीज़ नहीं है। जहाँ पे जीनोम इज़ द टोटल जीन्स ऑफ ए स्पेशी, वहीं पे जीन पूल इज़ द सम ऑफ ऑल अलील्स, डेफिनेटली अलील्स भी जीन्स ही होते हैं, सम ऑफ ऑल अलील्स आर जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। तो बेटा याद रखें कि जो जीन पूल होता है वो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी अलील्स होते हैं उन अलील्स को उसका हम जीन पूल कहते हैं। उन सारे अलील्स को मिला के, उन टोटल अलील्स को मिला के, हम उन टोटल जीन्स को मिला के हम उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहते हैं। तो जीनोम को हम अप्लाई करते हैं स्पेशी लेवल पे, और जीन पूल को हम अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन लेवल पे। याद रखना बेटा, टोटल जीन्स प्रेजेंट इन अ स्पेशी इज जीनोम, टोटल जीन्स और अलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। और आप लोगों को बखूबी पॉपुलेशन की डेफिनेशन का पता होगा। पॉपुलेशन हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ सेम स्पेशीज लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो पॉपुलेशन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो जीन पूल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जीनोम जहाँ पे भी इंसान या जहाँ पे भी कोई स्पेशी रह रही है उसके जीन्स को, उसके टोटल जीन्स को हम जीनोम कहेंगे। अंडरस्टैंड? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। या जीन पूल का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर सपोज एक पॉपुलेशन में 500 इंडिविजुअल्स, एक पॉपुलेशन 500 इंडिविजुअल्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर 500 इंडिविजुअल्स हैं तो डेफिनेटली उस इंडिविजुअल्स के पास जो अलील्स होंगे, अलील की हमेशा 2 कॉपीज़ होंगी, डिप्लॉयड होगा।
तो आप क्या करोगे, 500 इंडिविजुअल्स को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, क्योंकि इस 500 इंडिविजुअल्स में के पास जो भी कैरेक्टर होगा, हर कैरेक्टर के लिए जीन्स की 2 कॉपीज़ होंगी, जीन पेयर होगा, 2 अलील्स होंगे, इस वजह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 1000। तो 500 के इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन के अंदर जो जीन पूल होगा वो 1000 अलील्स होंगे। 1000 अलील्स आर जीन पूल ऑफ दिस 500 इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन। अच्छा, जीनोटाइप क्या होता है? देखिए, हर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास 2 अलील्स होते हैं एक जीन के, और वो दोनों अलील्स उस ऑर्गेनिज्म के हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। तो जो 2 अलील्स, या हम कहें कि जो जो जीन पेयर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास, वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं, इट इज़ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप होता है। ठीक है, यानी कि 2 अलील्स जो होते हैं, जो जीन पेयर जो होता है ऑर्गेनिज्म के पास, वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, फॉर सपोज हम ये कह रहे हैं कि जीन ए है किसी ऑर्गेनिज्म के पास, तो उसके पास जीन ए की दूसरी कॉपी भी होगी। ठीक है, तो ये 2 अलील्स मिल के ये क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये जीन पेयर बना रहे हैं। तो ये जीन पेयर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास किसी भी जीन के जो 2 अलील्स होते हैं, वो दोनों अलील्स मिलके उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप बनाते हैं। ठीक है, याद रखना, जीनोटाइप जब भी आप पढ़ें, जीनोटाइप हमेशा डिप्लॉयड होता है। उसमें हम दोनों अलील्स की बात कर रहे होते हैं, एक अलील की बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। यूँ समझें कि मैंने बताया कि जीन एक ट्रेट बनाता है, कैरेक्टर बनाता है। आप ट्रेट को देख सकते हो, जीन को नहीं देख सकते। ठीक है, आपको जो भी चीज़ नज़र आती है, कैरेक्टर नज़र आता है। कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो आपको नज़र आ रहा होगा, किसी का कलर फेयर है तो वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, किसी के बाल कर्ली हैं वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप सिर्फ ट्रेट देखते हो, आप जस्ट फिजिकल अपीयरेंस देखते हो, लेकिन हर ट्रेट को बनाने के लिए उसका एक जीनोटाइप होता है, उसका एक जीन होता है, और उस जीन की 2 कॉपीज़ को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। यानी कि हर ट्रेट को, हर कैरेक्टर को बनाने के लिए हमारे पास एक जेनेटिक मेकअप होता है, जिसको हम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, कंसीडर दिस एज एन एग्जांपल ऑफ, जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो आप उसमें जो भी चीज़ ऑपरेट कर रहे होते हो, सॉफ्टवेयर जो भी चीज़ ऑपरेट कर रहे होते हो, उसके पीछे उसका सॉफ्टवेयर होता है। फॉर सपोज मुझे मूवी देखनी है, अगर मेरे मोबाइल में वीडियो प्लेयर नहीं है, वो वीडियो प्लेयर का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं मूवी नहीं देख पाऊँगा। मुझे यूट्यूब चलाना है, अगर मेरे पास यूट्यूब का सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं यूट्यूब नहीं चला पाऊँगा। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिज्म के पास कोई कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन्स उसका सॉफ्टवेयर, उसका जीनोटाइप भी नहीं होगा। तो जीनोटाइप इज़ सॉफ्टवेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ सॉफ्टवेयर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे पास किसी चीज़ का सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो उसका आउटपुट भी नज़र नहीं आएगा। अगर हमारे पास कोई जीनोटाइप नहीं होगा तो वो कैरेक्टर, वो ट्रेट भी हमें नज़र नहीं आएगा। ठीक है बेटा, इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। जैसे जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सॉफ्टवेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से फिनोटाइप उस सॉफ्टवेयर का आउटपुट है। जीनोटाइप जिस चीज़ का सॉफ्टवेयर है, वो चीज़ कहलाती है फिनोटाइप। सो जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ट्रेट। जीनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ट्रेट। ठीक है बेटा, जो ट्रेट आपको नज़र आ रहा है, जो कैरेक्टर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, उस ट्रेट को, उस कैरेक्टर को हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे स्किन कलर इज ट्रेट, स्ट्रेट और कर्ली हेयर ट्रेट, शॉर्ट हाइट ट्रेट, लॉन्ग हाइट ट्रेट, ये सारे के सारे ट्रेट हैं, और हर एक ट्रेट को हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हर फिनोटाइप का एक जीनोटाइप है।
ठीक है। अगर वो जीनोटाइप नहीं होगा तो फिनोटाइप शो नहीं होगा। ठीक है, या हम इसको ऑब्जर्वेबल ट्रेट भी कहते हैं, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, देख सकते हैं। ऑब्जर्वेबल आर विजिबल फॉर्म ऑफ जेनेटिक ट्रेट। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। उसके बाद जीनोटाइप जो होता है हमारे पास वो 3 कंडीशंस में आता है, याद रखना। जीनोटाइप की 3 कंडीशंस होती हैं। जीनोटाइप कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, ठीक है बेटा। जीनोटाइप कैन बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, and genotype can be homozygous recessive जीनोटाइप। ये 3 तरह के जीनोटाइप्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि जीनोटाइप में दोनों अलील्स को इंक्लूड किया जाता है, डिप्लॉयड जीन पेयर की बात होती है। ठीक है बेटा। तो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप में क्या होता है, जो भी अलील होता है, जो भी जीन होता है, जो भी अलील होता है वो हमेशा डोमिनेंट फॉर्म में होता है। देखें, होमो मीन्स सेम, जाइगस मीन्स कंडीशन जहाँ पे दोनों अलील्स साथ में आते हैं, दोनों क्रोमोसोम साथ में आते हैं, जाइगोट में जैसे आते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखें आप, ये जीन पेयर है मेरे पास, इस जीन पेयर में आपको दोनों के दोनों डोमिनेंट अलील नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि डोमिनेंट अलील को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों कैपिटल ए नज़र आ रहे हैं, तो ये दोनों डोमिनेंट अलील हैं। तो यहाँ पे दोनों के दोनों अलील्स की जो कॉपीज़ है डोमिनेंट है, इस वजह से इसको हम होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप को, ये इस कंडीशन को, अ कंडीशन in which both of the alleles are dominant। यहाँ पे दोनों अलील्स डोमिनेंट है। ठीक है बेटा। अच्छा, लाइकवाइज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप क्या होता है, इसमें एक डोमिनेंट अलील होता है और दूसरा रिसेसिव अलील होता है। एक डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव। देखिए यहाँ पे दोनों डोमिनेंट अलील हैं, यहाँ पे एक डोमिनेंट है और दूसरा अलील क्या है, रिसेसिव अलील है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि दोनों अलील्स डिफरेंट है, डोमिनेंट और रिसेसिव है, दोनों अलील डिफरेंट है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। अच्छा, क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव जब भी साथ में आते हैं तो डोमिनेंट ही शो होता है, इस वजह से हेट्रोजाइगस कंडीशन हमेशा डोमिनेंट कंडीशन होती है। ये फिजिकल अपीयरेंस इसकी डोमिनेंट वाली आएगी, इस वजह से हेट्रोजाइगस कंडीशन इज ऑलवेज, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज ऑलवेज डोमिनेंट जीनोटाइप, ये याद रखना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ कंडीशन इन विच वन allele is dominant and other is recessive। ऐसी कंडीशन जिसमें एक अलील डोमिनेंट हो, दूसरा रिसेसिव हो, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। याद रखना बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप का फिनोटाइप हमेशा डोमिनेंट होता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप का फिनोटाइप भी हमेशा डोमिनेंट ही होता है। ठीक है, और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल को हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, जो हम आगे मेंडल के लॉ में पढ़ेंगे। तीसरा जीनोटाइप जो हमारे पास है वो है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। अच्छा, होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप क्या होता है, अ कंडीशन वेयर बोथ ऑफ द अलील्स आर रिसेसिव, कंडीशन वेयर बोथ ऑफ द अलील्स आर रिसेसिव। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
a condition where both of the alleles are रिसेसिव। ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों अलील रिसेसिव होते हैं, उस कंडीशन को हम होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप कहते हैं। देखें, बोथ ऑफ द अलील्स आर सेम होमोजाइगस एंड बोथ ऑफ द अलील्स आर रिसेसिव, सो होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। रिसेसिव जीनोटाइप हमेशा खुद अपना फिनोटाइप तब दिखाता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। इन तीनों कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो होमोजाइगस डोमिनेंट में डोमिनेंट फिनोटाइप होगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में डोमिनेंट फिनोटाइप होगा, लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव में क्योंकि कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं है तो रिसेसिव खुद को शो करेगा। यानी कि जो वो ब्लैक डोमिनेंट अलील जो ब्लैक कलर को शो करेगा और रिसेसिव वाली जो वाइट कलर को शो करेगा, तो रिसेसिव तभी वाइट कलर को शो कर सकता है जब वो होमोजाइगस रिसेसिव हो। जब इनके पास कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं हो, दोनों के दोनों रिसेसिव अलील हो, तभी जाके ये कंडीशन अपना फिनोटाइप दिखाएगी।